हेलो स्टूडेंट, ये मेरा इंडियन इकोनॉमी पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन और प्रीमियम क्वेश्चन पे हेल्दी डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन तो करेंगे साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड थ्योरीज होंगे वो सारे थ्योरीज को मैं आपको वन बाय वन क्लियर करूंगा। यदि आपको लगता है कि आपसे इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं बनता है, आप 72nd 73rd यूपीएससी 2026 27 का अटेम्प्ट करने जा रहे हो और इंडियन इकोनॉमी से डर लग रहा है, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, 2 से 3 क्वेश्चन पे जो मेरा डिस्कशन होगा, अब बस आप वो वॉच करना। बाकी सारे क्वेश्चंस पे आप खुद ऑटोमेटिक रुक जाओगे, आपको लगेगा कि ये काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हो रहा है और इंडियन इकोनॉमी में जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आप जितने भी पीवाईक्यू बनाओगे वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और एक मेरा वीडियो था जिसमें मैं डिस्कस किया था इकोनॉमी के सिलेबस पे। तो इकोनॉमी के सिलेबस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रीलिम्स प्लस मेंस और मेंस स्पेसिफिक। तो इस सीरीज में ये जो मेरा कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज है, इसमें मैं बिल्कुल चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, उसके बाद हम लोग 1 पे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सीरीज में मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाने जा रहा हूं। मतलब आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी होंगे, आपके वन लाइनर भी होंगे। तो जितने तमाम क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए फ्रेम किया हूं। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आप पीवाईक्यू बनाना, आपके सारे क्वेश्चन यूं बनेंगे आपके। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। ये सारे स्टेटमेंट को हम लोग को समझना है। मतलब इस क्वेश्चन का जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते किसको है। देखिए हम सभी लोग दिन भर कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करते ही रहते हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी तो मेरा क्या है, एक्टिविटी है। अब ये हो सकता है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए आप अपने घर में खाना खाएं जहां पे आपकी मम्मी ने बड़े प्यार से आपके लिए खाना बनाया है, ठीक है। लेकिन जब आपको लगता है कि कुछ अच्छा डिलीशियस आइटम खाना है तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो। तो दोनों खाना खाने में क्या अंतर है? एक खाने में अंतर यह है कि मम्मी ने आपको प्यार से बनाया है और आप खाना खाए हो और उसके बदले आप अपनी मम्मी को किसी भी टाइप का पेमेंट नहीं करते हो, मतलब वहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, सो वो आपके लिए खाना इसलिए बनाया है क्योंकि वहां पे मनी इन्वॉल्व हो। तो वैसा एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं जहां पे मनी इन्वॉल्व हो। जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहते हैं। क्लियर है? दूसरा डिफिनीशन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? एक ऐसा एक्टिविटी जो लव एंड अफेक्शन की वजह से ना हो, मतलब प्रोफेशनल एक्टिविटी हो। आ रही बात समझ में ना? प्रोफेशनल एक्टिविटी को ही हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। लव एंड अफेक्शन के द्वारा किया गया एक्टिविटी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि आप मंदिर गए, उस मंदिर में से आप बाहर जब निकलते हो तो आप किसी भिखारी को अंदर से दिल हुआ कि चलो इसको हम 10 रुपया दे देते हैं, तो मनी तो इन्वॉल्व है ना वहां पे, लेकिन वो लव एंड अफेक्शन की वजह से है, इसलिए भिखारी को पैसा देना ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, जबकि उसमें मनी इन्वॉल्व था। लेकिन अगर आप दान पेटी में पैसा अगर डालते हो, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है? दान पेटी में डाला गया पैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन मंदिर के बाहर भिखारी को दिया गया पैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्योंकि जो दान पेटी में पैसा आप देते हो उससे क्या होगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा, वहां आसपास का जो एरिया होगा वो डेवलप होगा, जिससे हमारे देश का नेशनल इनकम राइज करेगा, टूरिज्म डेवलप होगा।
आ रही बात समझ में? इसलिए एक तीसरा डिफिनीशन निकल के आता है कि वैसे एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं जो नेशनल इनकम को प्रमोट करे, जिससे हमारे देश का नेशनल इनकम राइज करे, वैसे सारे एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। एक और डिफिनीशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। ऑफ कोर्स सी बात है कि हमारे देश का जो नेशनल इनकम है उसको जीडीपी से तो ही बताते हैं, तो जीडीपी राइज करने का मतलब ही होता है कि हमारा नेशनल इनकम राइज कर रहा है। ये बात समझ में आ गई है? इसलिए हम लोग चार बातें याद रखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने के लिए, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे एक्टिविटी को कहते हैं जहां पे मनी इन्वॉल्व हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कभी भी लव एंड अफेक्शन नहीं होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा नेशनल इनकम से रिलेटेड होगा जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगा। ये चार डिफिनीशन अगर आपको पता है, ये क्वेश्चन आपसे यूं खटखट बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? दे इन्वॉल्व मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ऑफ कोर्स सी बात है कि यहां पे मनी इन्वॉल्व है, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब यहां पे मौद्रिक लेन देन शामिल है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? एक्टिविटी डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आर इंक्लूडेड। ऐसा है क्या? नहीं ना, प्रेम और स्नेह, जहां पे लव एंड अफेक्शन होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज दे आर काउंटेड इन जीडीपी। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशनल इनकम से रिलेटेड है और नेशनल इनकम जीडीपी से रिलेटेड है, सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो which of the statement given is are correct? So one and third कौन सा है? B. So B is the correct answer. तो आई होप सो कि आपको, जैसे मैंने ये पहला क्वेश्चन करवाया, तो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कहीं दिखेगा नहीं, पीवाईक्यू में खोल के आप देख लीजिए, नहीं मिलेगा आपको। ये मेरे द्वारा फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, चीजें वही चीज है लेकिन मैं अपने तरीके से क्वेश्चन को लेके आया। तो मैंने एक क्वेश्चन का डिस्कशन कराया, इससे साथ साथ इससे रिलेटेड बैकएंड में जितने भी थ्योरीज हैं ये सारे थ्योरी में आपको वन बाय वन समझा दिया। ऐसा ही डिस्कशन हम सारे क्वेश्चंस पे करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1। चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेस। बात बिल्कुल सही है, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स के डिफिनीशन पे है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो लिमिटेड रिसोर्सेस के एलोकेशन से रिलेटेड है, उनके आवंटन पे रिलेटेड है। अब हमको ये सारे चीजों को समझना है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेस्ड है कि आपको इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन आता है या फिर नहीं आता है। देखिए, इकोनॉमिक्स के कई सारे स्टैंडर्ड डिफिनीशंस हैं, चाहे नितिन सिंघानिया का बुक पढ़ो, रमेश सिंह की बुक पढ़ो, एनसीईआरटी का बुक पढ़ो, हर बुक में आपके इकोनॉमिक्स के डिफिनीशंस अलग अलग हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं वन बाय वन डिफिनीशन। देखिए, जो फर्स्ट डिफिनीशन है, इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन। क्लियर है? मतलब इकोनॉमिक्स किस चीज का अध्ययन करता है? तो मानव जाति के इकोनॉमिक एक्टिविटी का अध्ययन कराता है। तो हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, इसके बारे में जो अध्ययन कराए उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये एक सिंपल सा वन लाइन में डिफिनीशन है, इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं ये बात मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ डिफिनीशन में आगे। देखिए, हमारे देश में, चाहे पूरे वर्ल्ड में, हर देश में जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, मतलब बहुत ही कम होते हैं। जैसे कोयला है, एलपीजी है, ये सब क्या है? बहुत ही कम रिसोर्सेस हैं। मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वो एक लिमिटेड होते हैं, कम से कम होते हैं। सो इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस दैट स्टडीज अबाउट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, उनका हम एलोकेशन कैसे करें, आवंटन कैसे करें, लोगों के बीच आवंटन कैसे करें, उसको ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस का लोगों के बीच
आवंटन कैसे करें, अधिक से अधिक उपयोग कैसे करें, इसको ही हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। अभी एलपीजी की समस्या है तो सरकार बहुत सारी सख्त नियम अपनाई है ताकि एलपीजी सब घर तक पहुंच जाए, लोग स्टोर ना करें, तो अलग अलग टाइप्स के सरकार कदम उठा रही है। यही तो क्या है, इकोनॉमिक्स है। क्लियर सी बात। अब तीसरा डिफिनेशन, जो तीसरा डिफिनेशन है वो ये है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो हमें यह बताता है कि एक आम व्यक्ति, एक सरकार, एक कंपनी अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेस का इस्तेमाल कैसे करती है, इसको ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर है। मतलब एक इंडिविजुअल, एक गवर्नमेंट, एक फर्म लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करके अपने अपने नीड्स को कैसे फुलफिल करती है, इसको ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर। और एक चौथा सा डिफिनेशन है, चौथा डिफिनेशन भी बहुत सिंपल सा है लेकिन घुमाने वाला है। इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट ए डिसमल साइंस, ए फेल्ड साइंस। डिसमल साइंस का मतलब होता है निराशाजनक विज्ञान, एक फेल्ड साइंस है। तो भैया ये फेल्ड साइंस का क्या मतलब हुआ, समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि 5 साल पहले आपको बुखार हुआ था, तो 5 साल पहले भी मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग आप पैरासीटामोल ही खाए थे। आज अगर आपको बुखार होगा तो आप पैरासीटामोल ही खाओगे, और 5 साल के बाद बुखार होगा तो आप पैरासीटामोल ही खाओगे। लेकिन 20 साल पहले, 5 साल पहले हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो सरकार कुछ अलग नियम अपना रही थी, आज नियम कुछ और होगा, 20 साल के बाद नियम कुछ और होगा। 20 साल पहले अगर हम बात करें 1996 में, तो 1996 में टैक्स कलेक्शन करने का नियम कुछ और था, 2003 में कुछ और था, तो 2025 में कुछ और था, तो पता चला 2045 में कुछ और होगा। इसीलिए ये लिमिटेड, ये आपके डिसमल साइंस है, फील्ड साइंस है। मतलब ये एक ऐसा साइंस है जो समय के साथ कंसेप्ट बदलते चला जाएगा। यही है इकोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड डिफिनेशन। सो आई होप सो कि इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस स्टेटमेंट पे काम करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ स्केयर रिसोर्सेस आर एलोकेटेड अमॉन्ग कंपीटिंग यूजेस। यस, हमारा जो देश में लिमिटेड रिसोर्सेस का कैसे एलोकेट किया जाए, यही तो इकोनॉमिक्स है। सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। दूसरा है इकोनॉमिक्स डील्स ओनली विथ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पैसे का लेन देन सिर्फ और सिर्फ पैसे का लेन देन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, गलत है। पैसे का लेन देन कहां शामिल होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल होता है। इकोनॉमिक्स स्टडीज डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। यस, बिल्कुल बात सही है। हम लोग, कंपनी वाले, गवर्नमेंट लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किस तरीके से निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, वही तो क्या है, इकोनॉमिक्स है। सो ये स्टेटमेंट क्या है, सही हो गया। सो फर्स्ट एंड थर्ड का मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप सो कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस क्वेश्चन सीरीज का, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी थ्योरीज हैं वो सारे थ्योरीज में आपको वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जो डिस्कशन करवा रहा हूं इसके बाद आप पीवाईक्यू किसी भी का भी, चाहे वो बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू खोलिएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। ये मैंने मतलब ये मेरा कॉन्फिडेंट है। ये कॉन्फिडेंट तो खैर आप चेक कर सकते हो जब आप क्वेश्चन बनाओगे तब। ये क्वेश्चन तो हो गया। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आर सेंट्रल टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब ये जो क्वेश्चन है गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। वस्तु और सेवाएं आर्थिक गतिविधि का केंद्र होती है। बिल्कुल, हम लोग आर्थिक गतिविधि करते ही क्या है, तो हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, यही तो करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब हम लोग स्टेटमेंट जरा पढ़ते हैं। सो गुड्स आर ऑलवेज टेंजिबल। ठीक है, एक तरफ टेंजिबल है और यहाँ पे इनटेंजिबल है। अब हम लोग सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये टेंजिबल और इनटेंजिबल है क्या। देखिए, ये एक पेन है और इस पेन को मैं टच कर सकता हूं, फिजिकली टच कर सकता हूं। तो वैसे वस्तु, वैसे गुड्स जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं,
उनको ही हम लोग टेंजिबल आइटम्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। लेकिन मेरे अंदर जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, इस इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट से आप कंसेप्ट सीख सकते हो, लेकिन इस कंसेप्ट को आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स पढ़ाया समझाया जाना ये सर्विसेज है, ये गुड्स नहीं है, क्योंकि आप इनको छू नहीं सकते हो। क्लियर है? सो गुड्स वैसे आइटम को कहते हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हो, उनको ही गुड्स कहते हैं। लेकिन देयर इज सम एक्सेप्शन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मैंने बोला कि नाइक कंपनी का शूज, तो शूज को तो आप टच कर सकते हो, लेकिन जो नाइक ब्रांड है इसको टच नहीं कर सकते हो। आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हो। पेटेंट, पेटेंट आप से जो सामान बनता है उसको आप टच कर सकते हो, लेकिन पेटेंट को टच नहीं कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। सो गुड्स के कुछ एक्सेप्शन भी है। सारे के सारे गुड्स टेंजिबल हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि सॉफ्टवेयर, पेटेंट, ब्रांड नेम, ये सब क्या हैं? गुड्स हैं, लेकिन ये सब इनटेंजिबल है। क्लियर है? तो गुड्स में कुछ एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन सर्विसेज आर ऑलवेज इनटेंजिबल। ये बात समझ में आ गई? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स आर ऑलवेज टेंजिबल, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सर्विसेज आर इनटेंजिबल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। बोथ गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब सिंपल सी बात है, हम ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते ही क्यों हैं? अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी करते क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। सो ये हमारा सही है। सो 2 and 3 बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गुड्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन राइवेलरी एंड एक्सक्लूडिबिलिटी। ठीक है। दो चीजें यहां पे बोला जा रहा है। एक बोला जा रहा है राइवेलरी और एक बोला जा रहा है एक्सक्लूडिबिलिटी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब चलिए, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो राइवेलरस नेचर और एक्सक्लूडिबिलिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि ये राइवेलरस क्या है और एक्सक्लूडेबल क्या है। मान के चलिए ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा पर्सनल मोबाइल है, ये मेरा पर्सनल मोबाइल है। इसको सिर्फ और सिर्फ मैं यूज कर सकता हूं, आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। बिकॉज कि ये मेरा प्राइवेट गुड्स है। ये मेरा क्या है? प्राइवेट गुड्स है, ये मेरा पर्सनल गुड्स है। इसीलिए इस मोबाइल फोन को हम लोग कहेंगे कि ये राइवेलरस है। ये क्या है? राइवेलरस है, प्रतिद्वंदी है। मेरे पास है तो मैं आपको छूने नहीं दे सकता हूं। ये बात समझ में आ गई है ना? तो राइवेलरस वैसे गुड्स को कहते हैं जो प्राइवेट इन नेचर होते हैं, जो पर्सनल इन नेचर होते हैं, जिनको एक बार में एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, उसको ही हम लोग राइवेलरस कहते हैं। आई होप सो कि राइवेलरस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या होगा? तो आपके मोबाइल फोन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द राइवेलरस गुड। दूसरा है एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल कहने का मतलब होता है वैसे गुड्स जिनको यूज करने के लिए आपको पेमेंट देने ही पड़ेंगे। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उस गुड्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है। सो एक्सक्लूडेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड आफ्टर द पेमेंट। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूं, ठीक है, ये मोबाइल फोन मैं तभी यूज कर सकता हूं जब मैं इसका पेमेंट करूंगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जरा इसको हम और एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक दो तरीके के रोड होते हैं आपके पास। अगर 4 व्हीलर है तो दो तरीके के रोड हैं। एक आपके पब्लिक रोड है, ठीक है ना, जो आपके घर मोहल्ला के आसपास जो रोड है वहां पे आप कार चलाओगे। तो वहां पे आप कार चलाओगे तो वहां पे कार चलाने के लिए आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहीं टोल टैक्स के पास अगर रोड पे गाड़ी चलाते हो और टोल टैक्स पार कर रहे हो तो टोल टैक्स पार करने के लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो जो टोल रोड है वो एक्सक्लूडेबल नहीं है। लेकिन जो पब्लिक रोड है, आसपास का जो रोड है,
वो एक्सक्लूडेबल है। ये बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अच्छा, टॉल रोड क्या है? टॉल रोड क्या है? एक्सक्लूडेबल है। तो पब्लिक रोड क्या है? एक्सक्लूडेबल नहीं है। सॉरी, क्लियर है? तो कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए कि आप YouTube खोलें, आप YouTube खोले, हर कोई व्यक्ति YouTube खोल के कुछ वीडियोस देख सकता है, उसको देखने के लिए कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स चलाते हो तो नेटफ्लिक्स यूज करने के लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। सो नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन है ये एक्सक्लूडेबल है, ठीक है। आपका मोबाइल रिचार्ज करना ये क्या है? एक्सक्लूडेबल है। लेकिन आप YouTube यूज करना एक्सक्लूडेबल नहीं है। सो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा राइवेलरस और एक्सक्लूडेबल। मैं आपको फिर से बताता हूं, राइवेलरस का मतलब होता है एक बार में एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, प्राइवेट गुड्स ही हमारा कहलाता है राइवेलरस। और एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है जिसके लिए आपको पेमेंट देने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट से आपको समझ में आ जाएगा। राइवेलरस गुड्स रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर अदर, बिल्कुल सी बात है, सही बात है। मेरा मोबाइल अगर है, मेरा मोबाइल है, तो क्या मेरा मोबाइल दूसरे के यूज करने के लिए है? बिल्कुल भी नहीं है। सो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? रिड्यूस। हाँ, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, रिड्यूस कर रहा है ना, बिल्कुल सही है। नॉन राइवेलरस गुड कैन बी कंज्यूम्ड बाय मेनी साइमल्टेनियसली, यस बिल्कुल सही है। सिंपल सी बात है, पब्लिक रोड है, पब्लिक रोड पे चलिए, सब लोग चलिए, ठीक है। पब्लिक गुड्स आर राइवेलरस, पब्लिक गुड्स आर राइवेलरस एंड एक्सक्लूडेबल, बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है कि पब्लिक रोड पे चलने के लिए आपको पेमेंट देने की जरूरत है? नहीं ना। सो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। सो 1 and 2, ओनली 2 स्टेटमेंट से 1 and 2, इसका मतलब कौन सा? ए इज द करेक्ट आंसर। आपको अगर किसी भी टाइप का डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, मैं आपको समझा दूंगा अलग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूडिबिलिटी डिटरमाइंस एक्सेस टू गुड्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट है एक्सक्लूडिबिलिटी पे। चलिए हम लोग सीधा ये समझते हैं, क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूडेबल गुड्स कैन रिस्ट्रिक्ट नॉन पेयर्स, ठीक है। जो पेमेंट नहीं किए हैं उनको ये रिस्ट्रिक्ट करता है, बात बिल्कुल सही है। एक्सक्लूडेबल गुड्स को यूज करने के लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स लाने के लिए, जियो से बात करने के लिए, एयरटेल से बात करने के लिए, टोलटेक्स वाले रोड में जाने के लिए, चिड़ियाघर के अंदर घूमने के लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। पेमेंट नहीं दोगे तो आप पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, है ना, बिल्कुल बात सही। क्या? अच्छा मैं फिर से पढ़ता हूं। ये देखिए कई बार क्वेश्चन में डाउट हो जाता है, हमसे भी गलती होती है। आप ना ये कैन नॉट भी देखना है, ठीक है। नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, बात बिल्कुल क्या है? सही है। जितने भी नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स हैं वो कभी भी आपको रिस्ट्रिक्शन एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। नेशनल डिफेंस इज एक्सक्लूडेबल, बिल्कुल गलत है यार, है ना। नेशनल डिफेंस, ठीक है, जरा बताना, हम लोग भारत में रह रहे हैं, ठीक है, तो भारत में जो हमारे डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, मतलब एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, क्या हमसे पैसा ले रही है क्या कि आप पैसा दो तभी हम आपकी रक्षा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सो भारत देश में जितने भी लोग रह रहे हैं वो अपनी रक्षा के लिए पैसा तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो नेशनल डिफेंस इज एक्सक्लूडेबल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो इसके 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 and 2। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए वीडियो का लेंथ अगर ज्यादा जाए तो उसके लिए सॉरी, मुझे पता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो 10 मिनट में चाहते हैं कि उनको सारा ज्ञान मिल जाए। सो अगर आपको लगता है कि हेल्दी डिस्कशन करना है, सर आप अच्छे से समझा दीजिए ताकि जितना भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमसे बन जाए। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सम गुड्स वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे है।
लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये ग्राफ है। तो इस तरफ क्या है, इस तरफ है आपका प्राइस और इस तरफ है आपका क्वांटिटी अंडर डिमांड। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये कहता है, लॉ ऑफ डिमांड का कर्व ये कहता है कि किसी भी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है, किसी भी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसका डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, ठीक है, किसी भी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी अंडर डिमांड वो घट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में ये जो आपका प्राइस है और ये जो क्वांटिटी है ये इनवर्सली रिलेटेड होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो उस गुड्स का जो क्वांटिटी, जो उसका डिमांड होगा वो घटेगा। ठीक है, यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है गिफन गुड्स और दूसरा है वेबलेन गुड्स। ठीक है, गिफन गुड्स और वेबलेन गुड्स। सर ये गिफन गुड्स और वेबलेन गुड्स किसे कहते हैं? ठीक है, समझिएगा, गिफन गुड्स, इसका एग्जांपल समझिएगा। अभी एलपीजी की समस्या है, तो आपको क्या लगता है कि आपको पता है कि एलपीजी महंगा हो रहा है, एलपीजी की दिक्कत है, तो आप क्या कर रहे हो? आप एलपीजी खरीदना बंद कर दे रहे हो क्या? नहीं। अगर आपके घर में 4 सिलेंडर है तो आप ये चाहोगे कि एक चूल्हा में लगा रहे और बाकी 3 सिलेंडर भी भरा रहे। मतलब अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो उस आइटम को आप और परचेज करना चाहोगे। इसको ही बोलते हैं गिफन गुड्स। आलू महंगा होगा तो आप चाहोगे कि आलू खरीद रहे हैं क्योंकि आलू का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। प्याज अगर महंगा होगा तो आप और प्याज खरीदोगे, ये बात सोच के कहीं प्याज और महंगा ना हो जाए, है ना? तो आप प्याज का स्टोर करोगे ताकि प्याज और महंगा ना हो जाए। इसको बोलते हैं गिफन गुड्स। दूसरा है वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स ऐसे कहते हैं जिससे लगे कि सोसाइटी में आपका स्टेटस बढ़े, है ना? जैसे कि पॉकेट में पैसा नहीं रहे, पेट में खाना नहीं रहे, लेकिन स्टेटस मेंटेन करने के लिए ईएमआई पे आईफोन जरूर ले लेंगे। सो आईफोन इज ए एग्जांपल ऑफ वेबलेन गुड्स। ठीक है, बाबूजी का जमीन बेच के डिफेंडर ले लेना, ठीक है, ये क्या है? वेबलेन गुड्स है। समझ में आ गई? तो चलिए हम लोग जरा देख ले। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा नहीं रह गया। ठीक है, गिवन गुड्स सो हायर डिमांड व्हेन प्राइस राइजेस। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। आलू महंगा होगा उनका डिमांड और बढ़ेगा। ठीक है, आपको ये लगेगा कि और महंगा ना हो जाए, इसलिए पहले ही परचेज कर लो। वेबलेन गुड्स आर स्टेटस गुड्स। बात बिल्कुल क्या है, सही है। आईफोन, डिफेंडर, है ना, ये सब क्या है? वेबलेन गुड्स के एग्जांपल हैं। बोथ वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड। यह बात भी सही है, ये दोनों के दोनों लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं। मैंने बताया कि ये है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जिसका प्राइस बढ़ेगा उसका डिमांड घटेगा, लेकिन इस लॉ ऑफ डिमांड को ये गिफन गुड्स और वेबलेन गुड्स वायलेट करता है, उसको उल्लंघन करता है। सो कौन सा आंसर? 1, 2 and 3 ऑल। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जो एक इंडिविजुअल के बारे में बताता हो, किसी फर्म के बारे में बताए, किसी भी कंपनी के बारे में बताए, है ना, इंडिविजुअल के बारे में बताए, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी जी अपने बारे में अपने लिए कुछ प्लानिंग करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जो नेशनल इश्यूज के बारे में बताता हो। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो बताए, पॉवर्टी के बारे में जो बताए, नेशनल इनकम के बारे में जो बताए, जीडीपी के बारे में बताए,
वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो बताए, मतलब ओवरऑल जो नेशनल इश्यूज के बारे में बताए, पूरे इकोनॉमी एज ए होल, पूरे देश के लिए बताए, उसको मैक्रो बोलेंगे। और जो एक परिवार के लिए बताए, एक इंडिविजुअल फैमिली के बारे में बताए, एक फर्म के बारे में बताए, उसको बोलते हैं माइक्रो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, उस मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं इम्प्लायमेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्लायमेंट थ्योरी, इनकम थ्योरी। इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम एंड इम्प्लायमेंट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इनकम एंड इम्प्लायमेंट थ्योरी मतलब ये नेशनल इनकम राइज करे, अनएम्प्लॉयमेंट घटे। ठीक है, तो ये है हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये बताता है प्राइस थ्योरी। प्राइस ज्यादा होगा तो उस कंपनी का आमदनी ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई? जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे देश की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताता है, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताएगा, है ना। जैसे ही कोई चीज का डिमांड बढ़ेगा, वो कंपनी वाला उसको क्या कर देगा? महंगा कर देगा। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जो बताए वो है माइक्रो, और जो देश की समस्या के बारे में बताए वो है मैक्रो। ठीक है, सो अंतर याद रखिएगा, एक MI है, माइक्रो है, और एक है मैक्रो। दोनों में आपका क्या है? अंतर है। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एग्रीगेट लाइक GDP। हमारे देश के प्रमुख समस्याओं के बारे में जो बताए वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ये भी क्या है? सही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। ये बात बिल्कुल गलत है। ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी मैक्रो है। क्या है? मैक्रो है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये आपका प्राइस थ्योरी है। ठीक है, ये क्या है? प्राइस थ्योरी है। ये आपके डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है, जबकि ये हमारे नेशनल इश्यूज पे बेस्ड है, और ये हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सो हमको आंसर देखना है। सो 1 and 2 आर करेक्ट, सो A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ ओवरऑल इकोनॉमी। बात बिल्कुल सही। मैं जस्ट बताया हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट इकोनॉमी एज ए होल। पूरे इकोनॉमी के प्रमुख इश्यूज के बारे में जो बताए उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं जरा इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। क्या क्या है स्टेटमेंट? इट स्टडीज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बात बिल्कुल सही है। जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, ये हमारे देश की समस्या है। बेरोजगारी हमारे पूरे देश की समस्या है, इसीलिए यह मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। बिल्कुल बात सही है। इट यूजेस एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। नो, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ये तो हमारा माइक्रो का पार्ट है, ये गलत है। ठीक है, इट स्टडीज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। नो, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर तो ये तो माइक्रो का पार्ट है, तो ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो A इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मार्केट इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन क्लासिकल प्रिंसिपल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो मार्केट इकोनॉमी आखिर आया कहां से? इसके लिए हम लोग को सबसे पहले समझना होगा इकोनॉमिक सिस्टम। ये इकोनॉमिक सिस्टम किसे कहते हैं? देखिए, एक देश कैसे चले, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसे चले, इसको चलाने के लिए जिस टाइप के कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसको ही बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। किसी भी देश में कई सारे, एक देश को चलाने के लिए कई सारे क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं, जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ टू प्रोड्यूस्ड, व्हाई टू प्रोड्यूस, है ना। तो ये तमाम क्वेश्चन का जो जवाब है, इस जवाब को जो कंसेप्ट देता है उसको ही बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलेगी, इसका जो हमें नॉलेज देता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये इकोनॉमिक सिस्टम आपका 3 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, एक को बोलते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी, और एक को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी।
मतलब एक हमारा मार्केट इकोनॉमी है, एक हमारा नॉन मार्केट इकोनॉमी है और एक हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें, ये बहुत बहुत ही डीप कंसेप्ट है, मैं आपको उतना नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन बन जाए और आपको बहुत हद तक मैं आपको नॉलेज भी दे दूंगा। अगर हम बात करेंगे मार्केट इकोनॉमी जो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दिया गया था एडम स्मिथ के बाद द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। एडम स्मिथ ये वो व्यक्ति हैं जिनको ही कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स अगर क्वेश्चन अगर आता है, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ के कंसेप्ट पर ही सबसे पहले अमेरिका यूएसए का जो इकोनॉमी चल रहा था। ठीक है, इनका एक बहुत ही फेमस बुक है, उस फेमस बुक को हम लोग बोलते हैं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक से भी क्वेश्चन आ चुका है, इस बुक का नाम से क्वेश्चन आ चुका है। मैं फिर से बोलता हूं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। ठीक है, और इस पुस्तक में ही बताया गया था मार्केट इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, क्लियर है? इसी मार्केट इकोनॉमी से ही जो हमारा कंसेप्ट निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म। क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। तो ये जो पूंजीवाद का जो कंसेप्ट है, ये तो आपसे कोई पूछे कि पूंजीवाद का कंसेप्ट जो कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है, ये किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। किस बुक में दिया? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो कैपिटलिज्म का कंसेप्ट मार्केट इकोनॉमी से ही हमारा आया। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी में हुआ क्या? एडम स्मिथ ने कुछ कंसेप्ट दिया। एडम स्मिथ के ही कंसेप्ट में बोला गया है सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब ये लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट है कि वह यह काम करेगा। जैसे व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया सेल्फ इंटरेस्ट। ये लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट होगा कि वो लिट्टी बेचे, ये लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट है कि वो ऑटो चला रहा है। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट है कि कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है। और आप पढ़ रहे हो, ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट है कि आप आगे चल के एक ऑफिसर बनोगे, एक ब्यूरोक्रेट्स बनोगे, ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट है। सो द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट was given by Adam Smith in his book an inquiry into the nature and causes of wealth of nation। उसी बुक में एक बोला गया है लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का मतलब होता है लीव इट एलोन। मतलब लेसेस फेयर से एडम स्मिथ यह बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को किसी भी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, उसको बार बार इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। यह कहलाता है लेसेज फेयर। समझ में आई बात? तो सेल्फ इंटरेस्ट, कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट और लेसेज फेयर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो एडम स्मिथ ने दिया। उन्होंने बोला कि जब सेल्फ इंटरेस्ट होगा और कोई सामान बेचेगा, ऑटोमेटिक मार्केट में कंपटीशन आ जाएगा, क्योंकि जब एक आदमी बेचेगा तो दूसरा आदमी भी आ जाएगा बेचने के लिए। और जब दो आदमी बेचेंगे कोई सामान, एक टाइप के सामान, जब दो आदमी बेचेंगे तो मार्केट में ऑटोमेटिक कंपटीशन चालू हो जाएगा। और जब ऑटोमेटिक कंपटीशन चालू हो जाएगा तो उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन ही होगा मार्केट में, कंपटीशन ही होगा जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को कंट्रोल करेगा। ये कंसेप्ट समझ आ गया? तो समझ होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, और अलग अलग क्वेश्चन में मैं आपको और भी कंसेप्ट दूंगा। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या क्या? पहला स्टेटमेंट क्या है? प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। जो प्राइसेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई से क्या होगा? डिटरमाइंड होगा। बात बिल्कुल क्या है? सही है। ये डिमांड एंड सप्लाई ही है जिसकी वजह से मेरे अंदर सेल्फ इंटरेस्ट होगा कि हम इसको क्या करेंगे? बेचेंगे। अगर मान के चलिए डिमांड अगर ज्यादा होगा तो हम प्राइस को क्या कर देंगे? ज्यादा कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। गवर्नमेंट ये जो है ना, प्राइसेस आर डिमांड बाय प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, यही तो है कैपिटलिज्म का मेन कंसेप्ट। तो यही तो है। ठीक है, कि कैपिटलिज्म जो है वो क्या करते हैं, सामान को और महंगा, जैसी डिमांड बढ़ता है तो सामान को और महंगा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। ठीक है, यही तो कैपिटलिज्म है। गवर्नमेंट रोल इज मिनिमल, बिल्कुल बात सही है। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का इंटरप्शन बहुत ही कम होता है, यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है,
ये कह रहा है इनविजिबल हैंड कंसेप्ट, इनविजिबल हैंड को ही बोलते हैं अदृश्य हाथ, ठीक है। इनविजिबल हैंड कंसेप्ट एक्सप्लेन मार्केट फंक्शनिंग, ये इनविजिबल हैंड, ठीक है, यही है सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब ये सेल्फ इंटरेस्ट जो है, यही सेल्फ इंटरेस्ट को एडम स्मिथ ने कहा है इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ। मतलब आपके ऊपर कोई अदृश्य हाथ है जो आपको यह मजबूर कर रहा है कि आप ये बीपीएससी की तैयारी करो। तो कहीं ना कहीं ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपसे आपसे पढ़वाया जा रहा है और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सो इनविजिबल हैंड कंसेप्ट एक्सप्लेन मार्केट फंक्शनिंग, बिल्कुल बात क्या है, सही है। सो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। सो डी इज द करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे लेकिन बेहतरीन करेंगे, कंसेप्ट आपके बिल्कुल एकदम गर्दा गर्दा छोड़ा के हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, अब दूसरा है नॉन मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। नॉन मार्केट इकोनॉमी पे ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम का जो दूसरा पार्ट था वो था नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी को ही आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, 2 पार्ट में। और यहीं से निकल के आया आपका सोशलिज्म। कौन सा निकल, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो सोशलिज्म सबसे पहले यूएसएसआर में एडॉप्ट किया गया था और कम्युनिज्म सबसे पहले चाइना में आपके एडॉप्ट किया गया था। और हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी जो हम लोग फॉलो करते हैं ये दिया गया था किसके द्वारा, जॉन मैनार्ड किन्स। जॉन मैनार्ड किन्स को ही बोला गया है मिक्स्ड इकोनॉमी के फादर बोले गए हैं, ठीक है। इनका एक बुक है, उस बुक का जो नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसी बुक में मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में कहा गया और इसी बुक से प्रेरित होकर जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही हमारी इकोनॉमी को आजादी के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलाने के लिए राजी हुए, ठीक है। नॉन मार्केट इकोनॉमी बेस्ड ऑन द स्टेट कंट्रोल। अब मैं जरा समझाता हूं नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी को ही हम लोग बोलते हैं स्टेट इकोनॉमी, स्टेट कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेस पे सरकार का हक होगा। यह सरकार तय करती है कि नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। मार्केट इकोनॉमी में कैपिटलिस्टिक सोसाइटी लोग ये तय करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, लेकिन नॉन मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट तय करती है कि नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट जरा हम लोग पढ़ते हैं। स्टेट ओन्स मेजर रिसोर्सेज, बात बिल्कुल क्या है, सही है। सरकार तय करती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उन सारे लिमिटेड रिसोर्सेज पे सरकार का हक होता है। डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म इज एब्सेंट, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। यहां पे डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म यहां पे क्या है, एब्सेंट है। क्योंकि मान के चलिए डिमांड ज्यादा होगा, पैसा कमाने के लिए सप्लाई को रोक देंगे, ऐसी बिल्कुल यहां भी नहीं है, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म याद रखिएगा, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म मार्केट इकोनॉमी में चलता है, नॉन मार्केट इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई काम नहीं करता है, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज इनकरेज, नहीं। जब नेचुरल रिसोर्सेज पे सरकार का हक हो गया है तो जरा बताइए प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे इनकरेज किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो सोशलिज्म का कंसेप्ट हो, चाहे आपके कम्युनिज्म का कंसेप्ट हो, चाहे रसिया का कंसेप्ट हो, चाहे चाइना का हो, वहां पे ये जो प्रॉपर्टी का जो राइट है, ये प्रॉपर्टी का राइट सरकार तय करती है, वहां पे इनकरेज नहीं होता है। हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी को दोनों को मिक्स कर दिया गया, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि खिचड़ी बनाया गया है जिसमें एक इंडिविजुअल जितना पैसा रखना चाहे रख सकता है। सो नॉन मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी को इनकरेज नहीं किया गया था। सो ये क्या है, गलत है, ठीक है। सो स्टेट ओन मेजर रिसोर्सेस, ठीक है। सो कहीं डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म इज एब्सेंट, तो ये बात सही है ना, ये तो सही है ना, ये तो एब्सेंट है, हाँ बिल्कुल सही है। ये तो मैंने क्या बोला कि डिमांड एंड सप्लाई कहां पर है, मार्केट इकोनॉमी में है ना। यहां तो क्वेश्चन किसका है, नॉन मार्केट इकोनॉमी का, तो ये बात क्या है, सही। सो 1 and 2 इज द करेक्ट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
और हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस तो किए, लेकिन इस 10 क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। सो अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो इसको आप शेयर कर सकते हो, और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और ये बात श्योर है, ठीक है, कि अगर आपका इकोनॉमी वीक है, आप मेरे पे छोड़ दें, मैं आपके इकोनॉमी को अप टू द मार्क कर दूंगा।